वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 4 की। उदाहरण नंबर 4 में हमें जो सवाल दिया गया है, हमारा सवाल है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं, और यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x + 3y = 6 and 2x - 3y = 12 and are is consistent, if so solve them graphically। कि पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो समीकरण का युग्म दिया गया है, यानी दो समीकरण जो हमें दिए गए हैं, क्या ये समीकरण संगत हैं, कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, पहली चीज़। और अगर वो संगत निकलें तो हमें ग्राफ पेपर पे उन्हें प्रदर्शित करना, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये संगत हैं या नहीं है। जांच कैसे करेंगे, पहला सवाल। जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों जो युग्म के जो दोनों समीकरण हैं वो उनको लिख लेते हैं। x + 3y = 6, ठीक है। इसी तरह से दूसरा समीकरण भी हमने लिख लिया, 2x - 3y = 12। अब क्योंकि हमसे पहले ही पूछ लिया गया है कि ये संगत है या नहीं है, अब संगत है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि कैसे पता लगाया जाता है। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों जो समीकरण हमें दिए गए हैं, इन समीकरण के गुणांकों के अनुपात की तुलना करते हैं। यानी कोफिशिएंट्स जो हैं उनका जो रेशो है, जो उसका जो अनुपात है, उनकी तुलना करते हैं। तुलना कैसे करेंगे, आइए देखते हैं।
देखिए पहले तो हम इसके गुणांक निकालते हैं। पहले समीकरण के गुणांक नोट करते हैं। पहले समीकरण का यानी x का गुणांक कितना है? x का गुणांक यानी a1, x गुणांक को हमने a1 के रूप में लिखा, तो ये a1 कितना है? 1 आया। और y का गुणांक यानी b1 ये कितना है? 3 है। और अचर पद का गुणांक यानी c1 ये कितना है? वैसे तो 6 नज़र आ रहा है, लेकिन इस साइड में जब हम लेंगे इसको पक्षांतर करके तो ये माइनस का 6 नज़र आएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इस समीकरण की बात करें, दूसरे समीकरण की बात करें, तो इसके गुणांक कैसे होंगे? देखिए a2 यानी x का गुणांक कितना आएगा? 2। y का गुणांक यानी b2 ये कितना आएगा? -3। और अचर पद का गुणांक यानी c2 ये कितना आएगा? -12। ये पक्षांतरों के 12 इधर जाएगा तो माइनस के 12 हो जाएंगे ना, ये c2 -12 आ गया। अब हमें गुणांकों की तुलना करनी है। तुलना करनी है मतलब a1 की तुलना a2 से करनी है, यानी a1 बाई a2 चेक करना है। a1 बाई a2 कितना हो गया? इधर a1 तो है 1 और a2 कितना है? 2। ठीक है। इसी तरह से b1 बाई b2 की तुलना करनी है। b1 कितना है और b2 इसकी तुलना करनी है। b1 कितना है? b1 है 3 और b2 कितना है? -3। इसी तरह c1 और c2 की तुलना कर लो। c1 और c2 की तुलना कर लो। c1 कितना है? -6। c2 कितना है? -12। ठीक है। अब हम देखते हैं कि a1 और a2 ये बराबर नहीं है, b1 और b2 ये भी बराबर नहीं है, तो यानी a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है। इसी तरह c1 बाई c2 और c1 बाई c2 यानी 6 बाई 12 ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम बीजगणितीय रूप से इसको निरूपित करें तो हमें क्या होगा? एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। हमारा फार्मूला क्या कहता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 अगर है नहीं है तो क्या होगा? हमें एक अद्वितीय हल, एक एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन प्राप्त होगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्राप्त होगा। दूसरी बात, अगर हम उसको ग्राफिकली निरूपित करें, ग्राफ द्वारा निरूपित करें, तो हमें प्रतिच्छेदित रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि हमें एक हल प्राप्त हो रहा है। और जब भी हमें ऐसा कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म हो जिसका यदि हमें एक या एक से अधिक हल प्राप्त हो रहा हो, तो इसका मतलब वो संगत है, वो कंसिस्टेंट है। अगर कोई भी हल प्राप्त हो रहा है, चाहे संख्या एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है, संगत कहलाता है। अब क्योंकि ये संगत है, ये तो हमने जांच कर लिया कि ये भाई संगत है, क्योंकि इसका एक अद्वितीय हल हमें प्राप्त हो रहा है, तुलना करके हमने देख लिया। तो अब हमें इसे करना है ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित। ठीक है। ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने के लिए पहले हम समीकरण लिखा x प्लस 3y और इसको बराबर 6 था ना, इसको माइनस का 6 करके बराबर 0 लिख लिया। ठीक है, इस समीकरण लिख लिया। और इसी तरह से हमने दूसरे समीकरण में लिख लिया 2x माइनस 3y और इस 12 को भी इधर ले आए हम पक्षांतर करके, तो -12 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करना है, इच्छानुसार x के मान रखने हैं और y का मान ज्ञात करना है। x और ये y, सारणी बना दी हमने।
जब भी हम ऐसे इच्छानुसार मान रखते हैं तो हमारा प्रयास ये होता है कि एक बार तो x का मान 0 रख लो और एक बार y का मान 0 रख लो, ताकि आसानी से हमें हल प्राप्त हो सके। x का मान 0 रख दिया, सबसे पहले हमने x की जगह 0 रख दिया, तो x की जगह पर अगर इस समीकरण में हम 0 रख देते हैं तो ये हो गया 3y - 6 बराबर 0 और 3y बराबर प्लस का 6, इधर चला जाएगा प्लस का 6 और y बराबर आ जाएगा 2। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है भाई, कैसे आएगा? देखिए x की जगह पे 0 रखा तो ये तो 0 हो गया, x तो 0 हो गया, और प्लस 3y माइनस का 6 को इधर पक्षांतर करके इधर ले गए तो 6 हो गया, 3y बराबर 6 और y बराबर 6 में 3 का भाग लगा दो, 2 आ गया। ठीक नहीं? अच्छा, इसी तरह से अब y की जगह पे 0 मान लो, इस y का मान 0 रख लो। y का मान 0 रखते ये पूरा पद जो है, पूरी टर्म जो है y वाली 0 हो जाती है। तो x - 6 बराबर 0 और x बराबर इधर जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा जो समीकरण का युग्म है, युग्म का जो दूसरा समीकरण है, इसकी भी हम सारणी बना लेते हैं x और y के मानों की। x और ये y। ठीक है, x का मान इसमें भी 0 रखा है एक बार, तो x का मान जैसे हम 0 रखेंगे तो -3y बराबर प्लस के 12 और y बराबर -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y का मान 0 रखेंगे तो y वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 2x बराबर प्लस के 12 और x बराबर 6 प्लस के, ये आ गया। ठीक है, अब इसको निरूपित करना है ग्राफ पेपर पे। कैसे करेंगे? देखिए, पैमाना मान लें, ये ग्राफ पेपर में देखिए, ये तो मान लिया ये तो x अक्ष होता है, ये रेड वाला जो है y अक्ष है, इधर -x होता है, इधर नीचे होता है माइनस का y अक्ष। ठीक है, सबसे पहले मानते हैं हम पैमाना। पैमाना में हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 इकाई, 1 यूनिट। ठीक है, अब कैसे करें? x की जगह पहले वाले समीकरण को ले रहे हैं, इस वाले को प्रदर्शित कर रहे हैं। x की जगह पे 0 है और y की जगह पर 2 चलना है, यानी x अक्ष पे 0 चलना है, यानी चलना ही नहीं, और y अक्ष पे 2 चलना है, प्लस में चलना है, ऊपर चलना है, 1 और 1 की 2, यानी यहाँ पर हमें एक बिंदु लगाना है। ठीक है, फिर x अक्ष पे हमें 6 चलना है और y अक्ष पे 0 चलना है। x अक्ष पे हमें चलना है 6 और y अक्ष पे 0 चलना है, यानी चलना ही नहीं है, यानी एक बिंदु लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हमें मिला देना है। ये जो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को हमें मिला देना। ठीक है, लाइन ये खींच दी मिला करके। इसी तरह से आप दूसरा वाला समीकरण को देखें, x बराबर 0 चलना है और y बराबर -4, x बराबर 0, y बराबर -4, मतलब नीचे चलना है, ये 4 यहाँ पे बिंदु लगा दिया हमने। ठीक है, इसी तरह से x बराबर 6 चलना है और y बराबर 0, यानी यहीं पे रखना है, यानी बिंदु सेम रहा ये, यानी कुल मिलाकर के इन दोनों को भी जब हम मिलाएंगे तो ये जो बिंदु, ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा 6 पर। ठीक है, यानी x 6 और ये 0, ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक हो गए 6 और 0। ठीक है, हो गया प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी ये जो है इसका एक अद्वितीय हल को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये तो हो गया हमारा उदाहरण नंबर 4। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 5 पर। उदाहरण नंबर 5 में हमें दिया गया है सवाल, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है
या फिर उसका अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यानी इस सवाल के अंदर हमें दो समीकरण दिए हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया है। इस युग्म के अंदर दो समीकरण हैं, इस जोड़े के अंदर दो समीकरण हैं। एक है 5x माइनस 8y प्लस 1 और दूसरा है 3x माइनस 24 बटा 5y प्लस 3/5 बराबर 0। और हमसे कहा गया है कि बताइए कि इसके हल है या नहीं है इस समीकरण का, या इसका एक अद्वितीय हल है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यानी हमें ये देखना है कि अगर ग्राफ पेपर पे इसको हम निरूपित करें तो जो दो रेखाएं बनेंगी, जो दो सरल रेखाएं खींची जाएंगी, क्या वो रेखाएं समानांतर हैं, क्या वो रेखाएं परस्पर संपाती हैं, अथवा क्या वो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। ठीक, अब इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला समीकरण तो सिंपल दे रखा है इन्होंने, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये तो रैखिक रूप से दिया गया है। लेकिन दूसरे समीकरण को अगर हम देखें तो दूसरा समीकरण जो हमें दिया गया है 3x माइनस 24 बटा 5y प्लस 3/5 बराबर 0। ये रैखिक रूप में नहीं है, ये भिन्न के रूप में है, अरैखिक है। तो इसको रैखिक रूप से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण के अंदर अंश और हर ऊपर और नीचे, देखिए यहाँ पे अंश दिया है, अंश यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश यानी 3 और नीचे हर यानी 5। तो हम क्या करते हैं, अंश को तो 5 से कर देते हैं और हर को 3 से कर देते हैं, यानी पूरे समीकरण को हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को। ठीक है, 5/3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे समीकरण को तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए 5/3 करेंगे तो 3 से इसको 5/3 कर देंगे। देखिए मान लीजिए 5/3 इंटू 3x, ये हो गया, इधर माइनस 5/3 इंटू 24y, यही था, प्लस 5/3 इंटू 3/5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट गया, इधर 3 8 24 8 आ गया। ठीक है, और इधर सॉरी 5 से 5 कट गया। ठीक है, 8 आ गया, इधर 3 से 3 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, यानी कुल मिला के हमारे पास में क्या बचा, देखिए 3 से इधर तो बच गया 5x, क्या बचा हमारे पास में 5x माइनस 8y, और फिर बच गया हमारे पास में, ये कट गया तो 1 बचा, प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1। समीकरण हमारा सरल करने पर हमारे पास में, इसको जब हम रैखिक रूप से लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास में 5x माइनस 8y प्लस 1। अब इस समीकरण को जो बना है इसको हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो समीकरण नंबर 1 था हमारा, समीकरण 1 को देखिए 5x माइनस 8y प्लस 1, और समीकरण 2 भी देखिए 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो दोनों समीकरण एक ही हैं। जब दोनों समीकरण ही एक हैं
तो निश्चित तौर पे जब इस समीकरण का निरूपण हम करेंगे, कहीं पे भी निरूपण करेंगे, तो इस समीकरण से मतलब हम जानते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण हो दो चर वाला, उसको हम अगर ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है। अब क्योंकि समीकरण सेम है इसलिए हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, लेकिन दोनों सरल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। साफ नजर आ रहा है, संपाती होंगी क्योंकि समीकरण एक है, इसलिए दोनों से खींची जाने वाली जो सरल रेखा है वो भी एक दूसरे पर संपाती होगी, कोइंसिडेंट होगी। ठीक है। अब क्योंकि ये एक दूसरे पर संपाती होगी दोनों रेखाएं, इसलिए इसके ऊपर अनेक हल होंगे, अनेक बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, अपरिमित रूप से अनेक उभयनिष्ठ बिंदु होंगे। अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होंगे जिनके निर्देशांक समीकरण युग्म के अपरिमित हलों को प्रदर्शित करेंगे। अपरिमित हलों, सॉल्यूशंस को, हलों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। यानी इस समीकरण को जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण को यदि हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्योंकि दोनों समीकरण एक हैं इसलिए हमें दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी और एक जैसी प्राप्त होंगी और एक के ऊपर एक प्राप्त होगी, यानी संपाती कोइंसिडेंट प्राप्त होगी। और जब भी हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं तो हमें उस संपाती रेखा पर अनेक बिंदु उभयनिष्ठ प्राप्त होते हैं, यानी ऐसे जो समीकरण युग्म है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हमारा आंसर होगा कि इस सवाल के अंदर कि हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर संपाती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 6 पर। उदाहरण 6 में हमें जो सवाल दिया गया है वो है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गिनी से 2 कम है। और दोबारा बोला, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। उसने पहेली के रूप में अपना जवाब दिया। हमें सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता करनी है कि चंपा ने कितनी पैंटें और कितनी स्कर्ट्स खरीदी। ठीक है। चंपा went to sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times of number of pants purchased. ठीक है। यानी सबसे पहले तो हमें जो ये समस्या दी गई है, जो पहेली के रूप में चंपा ने कहा है, उसको बीजगणितीय रूप से यानी समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है।
इसने दो बात कही है। पहली बात तो उसने चंपा ने कही कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। और दूसरी बात उसने कही स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से भी 4 कम है। तो पहले हम पहली बात को बीजगणितीय रूप से या समीकरण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। पहले इसने लिखा है, बोला है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। माना पैंटों की जो संख्या है, पैंटों की जो संख्या है वो x है, ठीक है। और स्कर्टों की जो संख्या है, स्कर्ट की जो संख्या है वो y है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार पहला समीकरण क्या बनेगा हमारा, देखिए स्कर्ट की संख्या यानी y की जो संख्या है वो पैंटों की संख्या यानी x की संख्या, पैंटों की संख्या की 2 गुनी से, पैंटों की संख्या की कितनी 2 गुनी यानी 2 गुनी 2x से 2 कम है, यानी इससे 2 कम है यानी माइनस का 2 कर दिया जाए तो ये पैंटों की संख्या, ये स्कर्ट्स की संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है। यानी स्कर्ट्स की संख्या पैंटों की जो संख्या है उसके 2 गुने से 2 कम है, ठीक है। तो एक समीकरण तो बन गया हमारा ये। दूसरा समीकरण हमारा क्या बनेगा, देखिए इसने क्या कहा दूसरी बार में, स्कर्ट्स की संख्या यानी y की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुने से, पैंटों की संख्या यानी x इसकी 4 गुनी यानी 4x से भी 4 कम है, से 4 कम है यानी माइनस का 4, ठीक है। यानी पैंटों की संख्या कितनी हुई, स्कर्ट्स की संख्या कितनी हुई, y कितना हुआ 4x माइनस 4 बराबर y, ठीक है। समीकरण नंबर ये 2 बन गया। दोनों समीकरण हमने बीजगणितीय रूप से तो लिख दिए। अब इसको हमको ग्राफ के रूप में दर्शाना है। ग्राफ के रूप में कैसे दर्शाते हैं, पहले तो इस समीकरण के हिसाब से x और y के लिए एक सारणी बनाते हैं। देखिए ये बना दी हमने सारणी x और ये y। शुरुआत कैसे करते हैं, x की जगह पर 0 रख दो, x का मान 0 मान लो आप, x का मान 0 मानेंगे, ठीक है। x का मान 0 मानेंगे तो y का मान सोते ही माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ गया। x के 0 मानते ही पूरा टर्म 0 हो गया तो y बराबर -2, ठीक नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगर y का मान हम 0 मान लेते हैं, y का मान अगर हम 0 मान लें तो क्या होगा, ये पूरी 0 हो गई। 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 यानी 1, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी सारणी बनाएं तो 4x माइनस 4 बराबर y है, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x माइनस y बराबर -4 बराबर 0, ठीक है। अब इसकी सारणी बनाते हैं हम, देखिए x और ये y, ठीक है। x की जगह पर 0 रख दिया सबसे पहले, तो x जगह पर 0 रखते ही पूरी टर्म 0 हो गई, तो -y बराबर +4 और y बराबर -4, तो ये -4 आ जाएगा, ठीक है। अब y की जगह 0 रख दिया हमने, तो 4x बराबर 4 और x बराबर 1, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम करते हैं, अंकित करते हैं, देखिए ग्राफ पेपर के ऊपर, तो क्या आएगा हमारे पास में, देखिए x 0, ग्राफ पेपर पे देखिए ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये माइनस का y अक्ष और ये माइनस का x अक्ष, ठीक है।
पैमाना मान लिया, पैमाना मानते हैं हम सबसे पहले, स्केल। पैमाने को हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट या इकाई, ठीक है। x0 और y-2, x0 यानी x अक्ष पे 0 चलना है, यानी कुछ भी नहीं चलना, माइनस, और y अक्ष पे माइनस के 2 चलने हैं, यानी 1 और ये 2, यानी यहाँ पे हमें एक बिंदु लगाना है, ठीक है। इसी तरह से x अक्ष पे 1 चलना है और y अक्ष पे 0 चलना है, x अक्ष पे 1 चलना है, y अक्ष पे 0 चलना है, यानी यहाँ पर दूसरा बिंदु हमने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो एक लाइन तो हमारी बन गई इन दोनों को जोड़ते हुए, ये, ठीक है। इस तरह से दूसरे समीकरण को अंकित करेंगे हम। दूसरे समीकरण की सारणी क्या थी? x बराबर 0 और y बराबर -4, x बराबर 0 और y बराबर -4, मतलब ये नीचे 4 पे चले गए, नीचे की तरफ, ठीक है। फिर x बराबर 1 और y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0, यानी यहीं पे ये बिंदु कॉमन है, ठीक है। यानी इस बिंदु में और इस बिंदु में ये लाइन खींच दी हमने, तो एक लाइन तो ऐसी आ गई और एक ऐसी आ गई, ठीक है। यानी ये एक जो है ये कॉमन बिंदु है, यानी यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, प्रतिच्छेद हो रहा है, छेदित कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका जो निर्देशांक है, निर्देशांक कितना हुआ? 1 और ये 0, 1 और 0 का मतलब हुआ x बराबर 1 और y बराबर 0। ये जो निर्देशांक हैं ये इस समीकरण के हल होंगे, ठीक है। एक अद्वितीय हल है, एक बार एक ही बिंदु उभयनिष्ठ था ना इसका, ये इसलिए एक अद्वितीय हल है इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 6, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 सवाल नंबर 1 का पहला भाग। हमारा सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। हमें जो समस्या दी गई है इसके पहले तो हमें रैखिक समीकरणों का युग्म बनाना है और उसके बाद में उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले भाग में हमें जो सवाल दिया गया है वो क्या दिया गया है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए लड़कों की संख्या को, लड़कों यानी बॉयज की जो संख्या है उसको हमने लिख दिया x, और लड़कियों की जो संख्या है उसको हमने लिख दिया y, ठीक है। तो अब प्रश्नानुसार पहली बात तो ये है, प्रश्न में क्या दे रखी है कि कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 10, यानी पहली चीज तो हो गई x प्लस y बराबर 10। कुल विद्यार्थी हैं 10, यानी लड़के या लड़कियां दोनों मिलाकर के हैं 10। तो पहला समीकरण तो बन गया हमारा x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरे में हमें क्या दिया गया है? यदि लड़कियों की संख्या यानी y की संख्या, लड़कियों की संख्या का मतलब y की संख्या लड़कों की संख्या से यानी x से 4 अधिक हो। किससे अधिक हो? अधिक किसकी संख्या है? लड़कियों की। यानी 4 हमें जोड़ना किस में? लड़कों में। विपरीत में जोड़ते हैं ना हम,
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी x प्लस 4 अधिक हो गया। ठीक है, तो हमें लड़के लड़कियों की संख्या बतानी है, यानी दूसरा समीकरण हमारा क्या हो गया, x प्लस 4 बराबर y। अब इसको हम और सरल कर लेते हैं, तो ये बन जाता है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। एक समीकरण तो हमारा बन गया ये वाला, और दूसरा समीकरण इधर से इसको भी और सरल कर लेते हैं, तो ये बन जाता है x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0। एक समीकरण हमारा बन जाता है ये। ठीक है, अब इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, ग्राफीय विधि से हल करना है, इसका मतलब दोनों की हमें सारणी बनानी है। पहले सारणी बनाते हैं x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 वाले, उसकी सारणी यहीं भी बना देते हैं हम, x और y के मान लिखते हुए। देखिए ये x का मान लिख दिया, इधर y के मान लिख दिए। ठीक है, जब भी मान हम इस तरह से रखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार x का मान 0 रख देते हैं, एक बार y का मान 0 रख देते हैं। x का मान 0 रख दिया मान लीजिए हमने पहली बार इस समीकरण में, तो y बराबर क्या आ गया 10। x का मान 0 रखते ही y बराबर आ गया 10। इसी तरह से हमने y का मान 0 रख दिया, y का मान 0 रख दिया, तो x का मान आ गया क्या, y का मान 0 हो गया, तो x का मान आ गया, x का मान भी 10 आ गया, अपोजिट हो गई। ठीक है, इसी तरह से इधर की सारणी बना लेते हैं हम, दूसरी सारणी इधर भी बना लेते हैं एक, किस समीकरण के, ये सारणी तो थी इस समीकरण की, x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 की। अब सारणी बना रहे हैं हम इस वाले समीकरण की, यानी x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 की बना देते हैं हम। ठीक है, ये x और ये y। ठीक है, x की जगह पर 0 रख दिया हमने, 0 रखते ही क्या हुआ, y की जगह पर 4 आ गया। 4 कैसे आया, x की जगह पर 0 रखते ही माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, माइनस वाई बराबर माइनस 4 और y बराबर 4। ठीक है, अब y की जगह पर 0 रख दिया, तो x बराबर माइनस 4 आ गया। y की जगह पर 0 रख दिया, तो ये तो टर्म 0 हो गई, और x प्लस 4 बराबर 0 और x बराबर माइनस 4। ठीक है, अब इनको हमें ग्राफ में अंकित करना है, अंकित कर देते हैं। देखिए पहली सारणी को करते हैं इस वाली को, x 0 और y 10, x 0, x एक्स पे ये 0 चलना है, और y एक्स पे हमें चलना है 10, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। मान लीजिए 10 हमारे पास में आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में। x 0 और y 10 का मतलब है ये जगह, ये पॉइंट लग गया हमारा। इसी तरह से x 10 और y 0, x 10, x अक्ष पे 10 यहाँ, और y 0, y पे चलना ही नहीं, एक बिंदु लग गया हमारा। ठीक है, दूसरे समीकरण की अगर हम बात करें, दूसरा समीकरण क्या है हमारा, x 0 y 4, तो x 0 y 4, यानी 1 2 3 4, यानी यहाँ पर आकर के हमने एक बिंदु लगा दिया। दूसरा है x माइनस 4 और y 0, x माइनस 4, माइनस 4 मतलब इस साइड में जाना है हमें, माइनस 4, और y 0, y पे चलना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो यानी ये जो है, ये क्या आया था हमारा, इसके निर्देशांक अगर हम लिखें तो इसके निर्देशांक हमने लिख दिए, x तो 0 था और y था ये 10। ठीक है, इधर था x 10 था और y था 0, ये निर्देशांक इधर वाले के हैं। इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या थे, x तो 0 था और y था 4,
इस बिंदु के क्या थे, x तो -4 है और y है 0। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को मिला देते हैं। जब इनको आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है, तो जहां पर भी ये जो काटता है, जहां पर भी ये काट रहा है, कहाँ काटेगा, इसको पता करने के लिए हम चाहें तो तीसरा इसमें मान और रख सकते हैं। ये इसके जो निर्देशांक अगर हमें पता करने हैं तो ये हमें प्राप्त होंगे 3 और 7। कैसे प्राप्त होंगे, देखिए x की जगह पर मान लीजिए हम 3 रख देते हैं। 3 रखा x की जगह इस वाले समीकरण के अंदर, तो ये हो गया -3, y बराबर 7 आ गया। 3 रखा तो ये 7 आ गया। इसी तरह से दूसरे समीकरण में भी हमने मान लीजिए यहाँ पे रखा, x की जगह पे 3 रख दिया, x की जगह पे 3 रख दिया, तो 4 और 3 7, 4 और 3 7, 3 रखते ही 7 हो गए, -7 7 आ गया। इधर भी 3 और 7 आ जाएगा। ठीक है, और 3 और 7 को जब हम रखते हैं तो ये जो निर्देशांक आएगा, देखिए ये जो निर्देशांक आ गया, ये आएगा 3 और 7, यानी x अक्ष पे 3 चलना है और y अक्ष पे 7 चलना है। यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित कर देगा। ठीक है, तो जब हम इस समीकरण को हल करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हमने क्या किया, पहले तो समस्या के आधार पर समीकरण बना लिए और फिर इन समीकरणों के आधार पर 2 सारणियाँ बनाई और दोनों सारणियों में x और y के 3-3 मान रख दिए हमने। 2 मान में तो क्या किया हमने, एक बार x का मान 0 रख दिया, एक बार y का मान 0 रख दिया, और तीसरा मान हमने 3 रख के देख लिया, x बराबर 3, y बराबर 7 अपने आप प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा सवाल नंबर पहले का पहला भाग, प्रश्नावली 3.2 का। ठीक है, अब हम लेते हैं सवाल नंबर 1 का दूसरा भाग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 1 के दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में हमें सवाल दिया गया है कि 5 पेंसिल्स और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले तो हमें दोनों समीकरणों के युग्म बनाने हैं, दोनों समीकरण बनाने हैं, यानी रैखिक समीकरणों का एक युग्म बनाना है। ठीक है, पहली बात हम लेते हैं, माना पेंसिल के मूल्य को हमने लिख लेते हैं x, माना पेंसिल का मूल्य है x और कलम का मूल्य है y। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हुआ, प्रश्नानुसार पांच पेंसिल मतलब 5x और 4 कलमों यानी 4y का कुल मूल्य यानी प्लस कितना है, 50 रुपये बराबर 50। ठीक है, तो एक समीकरण तो ये बन गया, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या बना, वो है 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 कलम यानी 5y, इनका कुल मूल्य कितना है
46, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमें करना है, ये तो हमारे बन गए समीकरणों के समीकरण बन गए, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म बन गया हमारे पास में। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है और आंसर निकालना है। कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, दोनों की सारणी बनाते हैं। मान लीजिए हम पहला समीकरण ले रहे हैं 5x + 4y = 50। इसके लिए हम सारणी बना रहे हैं x और y के मानों की। ये x का मान लिख देंगे यहाँ पे, ये y का मान, और 3 मान हम रख के देखेंगे। ठीक है, मान रखते किस तरह से हम, सबसे पहले तो मान रखते समय हम क्या करते हैं, एक बार तो कोशिश करते हैं, मान रखने का तरीका ये होता है कि एक बार कोशिश करके देखते हैं कि x का मान 0 रखें, और दूसरी बार y का मान 0 करके देखते हैं। अच्छा, मान रखते समय एक खास बात ये भी ध्यान रखनी होती है कि जब भी जो सरल करने पर जो परिणाम आए वो हमेशा पूर्णांक आना चाहिए, भिन्न में या दशमलव में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें दूसरा मान सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब x और y के मान 0 रखने के बाद में हम क्या करते हैं, फिर हम 1 से शुरू करते हैं। एक बार 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे x का मान, फिर एक बार x का मान 2 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। ऐसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे प्रत्येक अंक को लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, और जहाँ भी पूर्णांक हमें प्राप्त हो रहे हैं उन अंकों को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, करते हैं हम शुरुआत। सबसे पहले हम करते हैं x की जगह पर 0 रख के देखते हैं। अगर हम x की जगह पर 0 रख के देखें तो जैसे ही x की जगह पर 0 रखेंगे तो हमारे को ये वाली टर्म 5x वाली तो 0 हो जाएगी, और 4y = 50, और y = 50/4, यानी 12.5 हमारे पास में आएगा। और हमारा शर्त क्या कहती है कि दशमलव में या भिन्न में नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए x = 0 हम नहीं रख सकते। अब दूसरी बात, y = 0 रख के देखते हैं हम। y बराबर अगर हम 0 रख के देखें तो y = 0 हम रख के देखेंगे तो ये पूरी टर्म 4y 0 हो गई, 5x = 50 और x = 50/5, यानी जब हम काटेंगे तो 5 × 50, 10 बार चला जाएगा, यानी x का मान हमारे को 10 प्राप्त हो जाएगा। पूर्णांक में है इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम मान कैसे रखेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे। 1 से शुरुआत करेंगे, पहले 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3, इस तरह से बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 रखा। अगर हम 1 रखते हैं तो ये कितना हो गया, x जगह पर 1 रखते ही 5 + 4y = 50, और 4y = 5 इधर जाएगा तो 45, 45/4 करेंगे तो दशमलव में आएगी चीज़, इसलिए इसको नहीं लेंगे हम। फिर -1 करके देखेंगे तो भी पार नहीं पड़ेगी। फिर हम 2 करके देखेंगे तब भी दशमलव में आएगी। फिर x की जगह पे अगर हम -2 करके देखें तब भी दशमलव में आएंगे। अब हम x की जगह पे 3 करके देखेंगे तो 5 × 15 और 4y = कितने हो गए, 35, 35, और y = 7 कलम की बात है, हमने 7 यहाँ पे गलत लिख दिया हमने। 5x ये 7 कलम थी तो 7y आएगा, 7y, ये 7y है, 7 कलम की बात है, 7y। ठीक है, तो जैसे ही हम इधर 7y करेंगे, 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा y = 35/7, यानी 7 × 5 = 35, 5 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आगे हम चलेंगे तो क्या होगा, फिर 4 का रखेंगे हम। 4 का रखते हैं x की जगह पर तो नहीं आएगा, -4 जब हम रखते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा, y का मान 10 आ जाएगा। ठीक है,
मान रखने में हमें इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे x के मान को 0 रख करके और y के मान को 0 रख करके, देखिए क्या आता है। उसके बाद में हमें 1 से शुरुआत करनी है, एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक, एक बार 1 रखेंगे फिर -1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे फिर -2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे फिर -3 रखेंगे। इस तरह से मान रखते हैं हम लोग। फिर इस समीकरण की, पहले समीकरण की हमने सारणी बना दी, अब हम दूसरे समीकरण की सारणी बनाने जा रहे हैं। दूसरा हमारा समीकरण है 7x + 5y = 46। इसकी हम सारणी बनाने जा रहे हैं। x और ये y, 3 मान हमें लेने हैं। x की जगह पर जब हम 0 रखेंगे तो 5y = 46 और y = 46/5, यानी दशमलव में आएगा, इसलिए x = 0 नहीं चलेगा। अब y = 0 करके देखें तो y = 0 करने में भी दशमलव आएगा, तो यानी 0 मान तो नहीं रख सकते। अब हम बात करते हैं x का मान 1 रख के देखते हैं। 1 रखने पर भी हमारे पास में दशमलव में आएगा, और अगर हम -1 रखेंगे तो भी दशमलव में आएगा, इसलिए अब हम 2 रखते हैं। 2 रखने कर हम देखते हैं तब भी हमारे पास में दशमलव में आएगा, इसलिए अब हम -2 रख के देखते हैं। तो -2 जब हम रखते हैं तो y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 12, जो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं हम। x का मान जब हम 3 रखेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा 5। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद में 4 -4 रखेंगे, 5 और -5 रखेंगे, 6 और -6 रखेंगे, 7 और -7 रखेंगे, तो सभी में हमें दशमलव वाले प्राप्त होंगे। इसलिए अब हम रखेंगे x के स्थान पर 8। जैसे ही हम x = 8 रखते हैं तो हमें y = -2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब इन दोनों को हम प्रदर्शित कर देते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। देखिए ग्राफ पेपर पर इधर x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, नीचे माइनस का y अक्ष होता है, इधर माइनस का x अक्ष होता है। ठीक है, सबसे पहले हम मानते हैं हम पैमाना या स्केल, पैमाने को हम स्केल बोलते हैं। ठीक है, पैमाना क्या माना, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट या 1 इकाई। ठीक है, अब हम इसको निर्देशांक अंकित करते हैं। x = 10 और y = 0, यानी x पे 10 चलना है, यानी यहाँ पर हम पहुँच गए। y = 0 यानी चलना ही नहीं है, यहीं पर हमें अंकित कर लेना है। ठीक है, x = 3 और y = 5, x = 3 और y = 5, यानी 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्लस के अंदर चलेगी। x = -4 और y = 10 प्लस के, x = -4 यानी 1 2 3 और 4, और y = 10 प्लस के। ये करते 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 हम पहुंच गए 9, और ये देखिए यहाँ से हम चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इसके निर्देशांक क्या हमारे, -4 और 10, ये हमारे निर्देशांक है, -4 और -10। और ये वाले निर्देशांक क्या है हमारे, 10 और 0, ये निर्देशांक है। इसके निर्देशांक क्या है हमारे, 3 और 5। पहले x का निर्देशांक लिखते हैं, बाद में y का होता है। ठीक है, अब दूसरे को अंकित करते हैं हम। दूसरे को अंकित किया, पहले पता है इन तीनों बिंदुओं को, जो भी हमने तीनों बिंदु अंकित किए हैं, इन तीनों बिंदुओं को पहले तो मिला देते हैं हम। ठीक है, ये हम मिला देते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे वाले समीकरण की। इस सारणी को अंकित कर रहे हैं, इसके निर्देशांक अंकित कर रहे हैं, x - 2 और y 12। तो x =
-2, x बराबर -2 मतलब ये बिंदु है, और y बराबर 12, यानी 12 चलना है हमारे को। तो 12 कहाँ पे होगा? देखिए ये तो 10 था, 11 और 12 यहाँ पर अंकित होगा, ये अंकित होगा हमारा। ठीक है, तो ये होगा, इसको निर्देशांक हम अंकित कर देंगे -2 और 12, ये निर्देशांक होगा। ठीक है, अब आगे जब बढ़ेंगे 3 और 5, देखिए x बराबर 3 और y बराबर 5, तो अंकित वहीं पर हो गया, यही पहले भी था यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे बढ़े 8 और -2, तो x बराबर 8 ये रहा, और -2 y बराबर -2, यानी 1 और ये 2, ये हो गया। तो ये हो गया 8 और -2, इसके निर्देशांक हो गए 8 और -2। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं को हम फिर से मिला देंगे। किससे इसके मिलाएंगे? देखिए ये जो लाइन आएगी इस वाले बिंदु से मिलती हुई आएगी और इस बिंदु तक चली जाएगी। ठीक, यानी ये दोनों जो सरल रेखाएं बनी दोनों समीकरणों से, ये इस बिंदु पर, यानी जिसके निर्देशांक 3 और 5 क्रॉस कर रही है। 3 और 5 निर्देशांक, इसका मतलब x का मान तो है 3 और y बराबर है 5। ये हमारा आंसर होगा। x का मान यानी पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, और y का मान यानी कॉलम का मूल्य हमारे पास में 5 रुपये आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ग्राफीय विधि से ये हमारा हल हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 2 पर। हमारा सवाल है, ऑन कंपेयरिंग द रेशंस A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersects at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। यानी अनुपातों A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, या समांतर हैं, या समपाती हैं। ठीक है, इस सवाल को हल करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि A1, A2, B1, B2 और C1, C2 आखिर हैं क्या। A1, A2, B1, B2 और C1, C2 ये क्या है? ये हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के गुणांक। क्या है? गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, A1, B1 और C1 ये तो हैं इस युग्म के पहले समीकरण के गुणांक। A गुणांक है, A1 गुणांक है x का, B1 गुणांक है y का, और C1 गुणांक होता है अचर पद का। क्योंकि कोई भी रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मानक रूप जो होता है, वो क्या होता है? ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a x का गुणांक होता है, b y का गुणांक होता है, ax प्लस by प्लस c, b y का गुणांक होता है, और c अचर पद का गुणांक होता है। ठीक है, तो a1, b1 और c1 ये तो जो दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म है, इसके पहले समीकरण को के गुणांकों को प्रदर्शित कर रहा है। और a2, b2 और c2 ये इस युग्म के दूसरे समीकरण के गुणांकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बात भी मालूम होना चाहिए कि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के गुणांकों की तुलना करते हैं
के युग्म के गुणांकों की तुलना करते हैं तो क्या होता है, अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों बराबर हों, एक कंडीशन तो क्या हो सकती है, तीनों बराबर हों। अगर तीनों बराबर होंगे तो इस युग्म के द्वारा खींची जाने वाली जो दो सरल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के समपाती होंगी, समपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, यानी a, b और c का जो अनुपात है इसमें क्या हो सकता है, a1 और a और b दोनों बराबर हो सकते हैं लेकिन c बराबर ना हो। ठीक है, अगर a1 a2 और b1 b2 का अनुपात बराबर है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर बराबर है तो बराबर होने पर क्या होगा, ये समांतर रेखाएं होंगी, इन दोनों के द्वारा खींचे रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, समांतर रेखाएं खींचेंगी। ठीक है, और अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों बराबर नहीं हो तो क्या होगा, तो रेखाएं होंगी किस तरह की, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। अब इन बातों के आधार पर आइए अब इन सवालों को हल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल हम हल कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए इसमें दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये a वाले गुणांक हैं, ये b वाले गुणांक हैं और ये c वाले गुणांक हैं। ठीक है, अचर पद वाले। a के गुणांकों को देखते हैं, 5 और 7 अलग हैं, 6 और 4 अलग हैं। अगर इसमें कोई कॉमन लेने की कोशिश भी करें तो कॉमन लेने के बावजूद भी ये अलग ही रहेंगे, कोई कॉमन आ नहीं रहा पहली बात तो। ठीक है, इसलिए ये अलग है क्योंकि a और b दोनों क्या हैं, समान नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि a1 बाई b1 a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है, अतः इसलिए ये दोनों जो समीकरण हैं, इनसे खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे समीकरण, दूसरे युग्म की। अब दूसरे युग्म में क्या है, देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इन दोनों युग्मों को, दोनों समीकरणों को अगर हम देखते हैं गौर से तो इसमें हम देखते हैं कि जो पहला समीकरण है तो पहले समीकरण में तो हमारे पास में क्या 3 कॉमन आ सकता है, 3 से हम कॉमन ले सकते हैं या भाग लगा सकते हैं। जैसे ही हम पहले समीकरण को 3 से भाग लगाते हैं तो हमें समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 का भाग लगाते ही ये हमारा प्राप्त होगा 3x प्लस इसमें भाग लगाएंगे y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दूसरे समीकरण की इसकी बात करें तो यहाँ पे 6 हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 6 का भाग लगा सकते हैं सभी के अंदर, सभी पदों में 6 का भाग सभी पदों में लगाते हैं तो क्या होगा, ये हो गया 3x प्लस y प्लस 4 बराबर 0। अब अगर हम इसके गुणांकों की तुलना करें a, b और c की तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए तीनों सारे गुणांक बराबर हैं। देखिए a1 बाई a2, b1
बाई B2 और C1 बाई C2, तीनों गुणांक बराबर हैं। देखिए ये 3 है, इधर 1 है, इधर 4 है, ठीक है, तीनों बराबर हैं। और जब भी तीनों बराबर होते हैं तो ऐसे समीकरण युग्म से खींचे जाने वाले ग्राफ पेपर पर जो हम सरल रेखाएं खींचते हैं वो एक दूसरे के संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर जवाब होगा हमारा कि रेखाएं जो होंगी वो संपाती होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे युग्म की। इस युग्म के अंदर हमें क्या दिया गया है, देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। और इधर दिया गया है हमें 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। अगर हम इस युग्म पे ध्यान दें तो जो पहला समीकरण है इस युग्म का, इसके अंदर हम 2 का भाग लगा सकते हैं सभी पदों के अंदर, देखिए, ठीक है। तो पहले समीकरण के अंदर हमने 2 का भाग लगा करके देखा सभी पदों के अंदर, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए 2 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे प्रथम 2 पदों में, 3 का भाग लगा दिया हमने, 6 3 2 पदों में हमने 3 कॉमन ले लिया 2 के अंदर, तो ये हमारे पास में हो गया 3 का जब हमने कॉमन लिया तो 6x के अंदर हमने जब 3 का भाग लगाया तो ये 2x आ गया, माइनस इसका लगाया 3 का तो यह गया y प्लस 10 बराबर 0, और इसमें 2 का लगाया तो ये हो गया 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इन दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो देखिए x के गुणांक सेम है, y के गुणांक सेम है, x और y दोनों के गुणांक सेम है, c का जो है अचर पद का गुणांक समान नहीं है। यानी यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं किस तरह से, क्योंकि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों के गुणांक क्या हैं, बराबर हैं। अतः इस रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा जो सरल रेखाएं खींची जाएंगी वो एक दूसरे के कैसी होंगी, समांतर होंगी। नियम क्या कहता है, देखिए बराबर हैं तो समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। ठीक है।